मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो थर्ड सेमेस्टर का पेपर होने वाला है बिजनेस कम्युनिकेशन का एमसीटी का, तो उससे संबंधित जो पूरा कोर्स है उसका मैं क्या लेके आया, एक सिलेबस का पूरा आपका जो मास्टर क्लास होती है, पूरा सिलेबस का रिवीजन है चारों यूनिट का, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ का, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। साथ के साथ क्वेश्चंस वगैरह भी लेकर आया हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना है। तो आपकी यूनिट फर्स्ट है, उसमें जो पहली चीज़ आती है वो क्या आती है, बिजनेस लेटर। तो बिजनेस लेटर का क्या परिचय होता है, बिजनेस लेटर क्या होते हैं, आपको इस बारे में बताना होता है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है बिजनेस लेटर क्या होते हैं। आप किसी भी कोई संस्था हो गई, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई संगठन हो गया, कोई कार्यालय हो गया, या ग्राहक को औपचारिक दृष्टि से अगर कोई भी पत्र लिखते हो, समझ में आ गया, तो उसे क्या कहा जाता है, बिजनेस लेटर। मतलब सीधी बात है, थे को दुकान वाला हो और दूसरा दुकान वालन, बड़ा दुकान वालन लिखो कि भैया मन तो कि तेरी जो या कंपनी में जो मेग्यारी है या बढ़िया कुनेरी में ये क्वालिटी में कमी है, वो बिजनेस लेटर हुआ है। समझ में आ गई। या फिर थाना कोई बड़ो कॉन्ट्रैक्ट लेना है कि भाई आपा दोनों मिलके एक नई दुकान खोल सा, तो ये बारे में करते कोई सूचना दी आपस में मिलके, तो भाई के खिलाफ बिजनेस लेटर के अलावा, सीधी बात। आगे बात बताऊं, बिजनेस लेटर का लेआउट, बिजनेस लेटर को कैसे लिखा जाता है आपको इसके बारे में बताऊं। तो सबसे पहले सेंडर्स पता, तो जो सेंडर्स जो भेजने वाला है ना, उसका पता सबसे ऊपर आएगा। अच्छे से देख लेना इन सब चीज़ों को, फिर आप बोलोगे यहाँ पर आएगा सेंडर्स का पता, जैसे R1214 नंबर, नीचे आएगा आपको गली नंबर 4, आपका जो भी शहर है जयपुर या नगर वगैरह का जो देना वो, फिर उसके नीचे आएगी दिनांक। ठीक है, तो ऊपर जो भेजने वाले आप लिख रहे हो या उसमें जो दे रखा है वो लिख रहा है, उसके पता लिख दो, नीचे दिनांक लिख दो, उसके नीचे प्राप्तकर्ता, मतलब जिसको भेज रहे हो आप, अपने दोस्त या दूसरे बिजनेसमैन को भेज रहे हो, उसका पता होना चाहिए। साथ में आप लिखोगे भाई आदरणीय महोदय, और फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है। समझ में आ गया, विषय क्या, नई दुकान क्या खोलने हेतु, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ, इस तरीके का विषय लिखना है। फिर आपको कोई भी लेटर होता है उसका लिखने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले आप नॉर्मल चीज़ बताओगे कि भाई मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छे से चल रहा होगा। फिर विवरण देना है कि हमें मिलकर आपस में एक नई जो बिजनेस है उसको शुरू करना चाहिए। ऊपर ये चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि सुपर फास्ट रिविजन की तरह मैं कराने वाला हूँ। मैं वैसे तो 2-2.5 घंटे की क्लास हो जाती है, लेकिन आधी घंटे में 45 मिनट में ख़त्म करने का प्रयास करूँगा। लास्ट में आपको बता देना है कि भाई निष्कर्ष में कि हमें नई दुकान खोलने के लिए आपको आवेदन, आप अगर इच्छुक हो तो मुझे वापसी में पत्र लिख देना, इस तरीके से। और लास्ट में आपको लिखना क्या होता है, समापन लिखना होता है, हस्ताक्षर कर देना और इनक्लोजर लिख देना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलती हैं उस पत्र के अंदर। बिजनेस लेटर के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में बता दूं। सबसे पहले होता है साक्षात्कार पत्र। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू के लिए। तो आपके पास कोई भी कंपनी के द्वारा इंटरव्यू का पत्र आ जाए, वो क्या होता है, साक्षात्कार पत्र होता है। तो इसमें क्या होगी, उम्मीदवार की इंटरव्यू की तिथि। भाई सब जरूरी चीज़ क्या है, कोई भी उम्मीदवार ने अगर इंटरव्यू के लिए बुला रहे हो तो उम्मीदवार की तिथि तो देगा कि 4 तारीख ना आ जाए भाई तेरा वो है इंटरव्यू है। समझ में आ गया। साथ क्या होगा, समय और स्थान दे के रखेगा। तो 3 चीज़ होंगी, उम्मीदवार ने क्या तारीख ने इंटरव्यू देना है, कठे देना है और किस समय आना है। समझ में आ गई। जहाँ 5 जुलाई ने कोई इंटरव्यू है थारो, मान लो कोई कंपनी को, समझ में आ गई, जयपुर में मानसरोवर में, मान लो मानसरोवर जयपुर में है और 10 बजे था ना पूछना है। तो ये सारी चीज़ें इंटरव्यू वाले लेटर में तीनों की तीनों चीज़ें आ जाएंगी। अगले वाला क्या, अपॉइंटमेंट लेटर। तो मान लो था नौकरी मिल गई, तो उनके क्या होगा, कोई भी व्यक्ति को नियुक्ति हेतु दिया जाता है और ये किस प्रकार का पत्र होता है, औपचारिक पत्र होता है, मतलब फॉर्मल चीजें लिखी होती हैं। स्वीकृति पत्र, तो कोई भी मान लो कि थारो आधार कार्ड खो गो, तो अगर आपने किसी अपने दोस्त वगैरह को कोई सामान भेजा और उसको मिल गया, तो उसने उस चीज़ के कंफर्मेशन के लिए क्या लिख दिया, एक पत्र लिख दिया। या मान लो कि आपने कोई ऑर्डर दिया था कोई बिजनेस का बड़ा और वो उसको मिल गया, तो उसने पत्र लिखा, तो उसे एक्नॉलेजमेंट स्वीकृति पत्र के नाम से जाना जाता है। अगले वाला कौन सा पत्र होता है, पदोन्नति पत्र। मतलब कोई आदमी को प्रमोशन होगो, ऊंची नौकरी पर पूछ गो, तो उसके लिए भी उन पत्र देवा है ना कंपनियां, तो उन्हीं के कहे जाए एक्नॉलेज प्रमोशन लेटर के नाम से जाना जाता है। अगले वाला क्या, इंक्वायरी लेटर, जानकारी हेतु पत्र। तो कोई भी भाई कोई कंपनी में अगर थाने को जानकारी कटवानी हो है, तो ओके संबंधित पे अपन लेटर लिखा, जिन्हें अपन आरटीआई भी तो बोलते हैं ना कि आरटीआई निकलवानी हो है, तो उसे क्या कहता है, जानकारी हेतु पत्र बोला जाता है।
आदेश पत्र क्या होता है? किसी वस्तु या सेवा को खरीदने का आदेश देने वाला पत्र। मतलब कोई चीज खरीदनी है थाने तो क्या करोगे थे? आदेश पत्र है वो निकलवाते हो। अगले के वाला क्या? सेल्स लेटर। तो उत्पाद या सेवा के प्रचार हेतु भेजा गया पत्र। मतलब कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी सर्विस है उसके लिए थे कोई भी पत्र भिजवा रहे हो, सेल्स लेटर का नाम से उन्हें जाना जावा है। सर्कुलर परिपत्र मतलब अब यहाँ थारी कंपनी में के ही 20 जना ही तो 20 जना एक जगह की सूचना देनी है कि भैया अब यहाँ है आप कल से थान सब ने 10 बजे कंपनी में पूछ जाना अनिवार्य रूप हूँ। तो इनके बल जागो कैरिकुलर लेटर परिपत्र पत्र के नाम से इसको जाना जाता है। अगला कंप्लेंट लेटर। भाई हो जा अमेजोन कोई प्रोडक्ट मंगाए थे या फिर मान लो कोई कंपनी से आपने प्रोडक्ट मंगाया अच्छा नहीं है तो आपको क्या करोगे? उसको कंप्लेन करते हुए लिखोगे तो उसे कंप्लेंट लेटर के नाम से जाना जाता है। तो ये सब चीज़ें मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। यही चीज़ें आपके एग्जाम में आएंगी तो पूरा का पूरा प्रश्न आएगा और उस प्रश्न को आपको छापना है कि ये अति लघुतरात्मक में प्रश्न आएगा और आपको 4 से 5 लाइनों में उस पर डिस्क्रिप्टिव में लिखना है। मैं इतना जल्दी करवा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ऐसे नहीं कुछ छूट नहीं जाए आपसे कि मुझे तो ये पढ़ के नहीं आया क्या आ गया। तो पहले वाला प्रश्न है जैसा कि व्यावसायिक पत्र क्या होते हैं? तो व्यावसायिक बिजनेस पत्र क्या होते हैं? व्यावसायिक पत्र व औपचारिक पत्र होते हैं जिसका प्रयोग संगठन व्यवसाय के संदर्भ में सूचनाएं, आदेश, निवेदन व शिकायतों के लिए किया जाता है। मतलब शिकायत व्यावसायिक पत्र वो है जिम आप कोई भी बिजनेस में कोई भी बिजनेस से संबंधित कोई सूचना प्राप्त करना चाहवा, कोई आदेश देना चाहवा, कोई निवेदन की भाई मैंने ऑर्डर मंगाना इतना शिकायत करना चाहवा, तो ये सारी जानकारी जिस पत्र में प्राप्त कर दी जाती है उसे क्या कहा जाता है? व्यावसायिक पत्र के नाम से जाना जाता है। तो मूल संरचना की और व्यावसायिक पत्र की मैंने पहले ही बता दिया आपको। अगले वाला क्या है? साक्षात्कार पत्र। इंटरव्यू लेटर में क्या क्या लिखा जाता है? तो भाई मथान पहले बताइए इंटरव्यू लेटर में क्या लिखा जाए? इंटरव्यूअर की तिथि, समय, स्थान, के दस्तावेज चाहिए आदि सूचना दी जाती है और साथ के साथ उसकी उपस्थिति की पुष्टि मांगी जाती है। अगले वाला प्रश्न क्या? अपॉइंटमेंट लेटर। तो अपॉइंटमेंट लेटर क्या होगा? कोई भी व्यक्ति है उन्हें थे इंटरव्यू लियो और पाते बहुत सुने गयो तो जब थारी ज्वाइनिंग आओ कोई सरकारी नौकरी की तो थाना अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाओगे ना, उन्हीं क्या कहा जा अपॉइंटमेंट लेटर के नाम से जाना जाता है। इसमें पद की पद पर सिलेक्ट हुए हो, कितनों थारो पद वेतन होगो और ज्वाइनिंग डेट क्या तारीख, ये सारी शर्तें उसमें लिखी जाती हैं। 5 नंबर प्रश्न है स्वीकृति एक्नोलेजमेंट लेटर। तो जब कोई भी संस्था, कोई व्यक्ति, कोई दस्तावेज, कोई भुगतान या सूचना प्राप्त करना चाहती है तो उसकी पुष्टि के लिए अगर कोई प्रकार का पत्र लिखा जाता है तो उसे एक्नोलेजमेंट पत्र के नाम से, एक्नोलेजमेंट लेटर स्वीकृति पत्र के नाम से जाना जाता है। तो कोई दस्तावेज होगो, कोई भुगतान होगो, अटक रहे होगा इधर वो क्योंकि प्राप्त होगो तो उसकी स्वीकृति के लिए क्या लिखोगा? उन एक्नोलेजमेंट पत्र लिखे जाओ। प्रमोशन को पत्र। तो कोई कर्मचारी को नई पदोन्नति मिलती है तो उसे क्या लिखा जाता है? वो लेटर लिखा जाता है जिसे पदोन्नति लेटर के नाम से जाना जाता है। तो ये पहली जो आपकी है ये सारी चीज़ें मैंने पहले बता दी, इन प्रश्नों को फिर से पढ़ने का मतलब नहीं है। पत्र से संबंधित है, इन पत्रों से संबंधित प्रश्न आएगा, कर लेना अच्छे से। यूनिट नंबर 2 है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस कम्युनिकेशन में किससे संबंधित क्या आपको चीज़ें बता यहाँ से आती हैं आपके सामने इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। यहाँ से आपके जो यूनिट नंबर 2 से शुरू होती हैं थोड़ी कठिन और हार्ड चीज़ें जो आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो देखो बिजनेस के अंदर संप्रेषण करने की क्या महत्व होता है। त्यारो कोई दुकान है, मान लो 2 दुकानी ए और बी, ठीक है, थे सामान खरीदने गया तो एक कोई दुकान में सामान खरीदने के लिए गया तो भाई को दुकानदारों की बोलियाँ हैं कि जोर की मीठी कि वो कोई भी चीज़ जब था वो सामान बेचा है तो कपड़ों मतलब कोई भी चीज़ बेचा है तो इतना प्यार सा बोला कि ते बैठो, आओ जी बैठो, पानी पियो, चाय पियो, कपड़ा कोई भी चीज़ जो खरीद लो के बारे में 10 चीज़ बता दिया था। समझ में आ गई। एक आदमी का थे गया वो मुँह पहले एकदम रुसेड़ो सो कि एकदम आया लगा कि वो तो माई नहीं पड़ो तो क्या जाओगो थे कौन सा कन जल्दी चीज़ खरीदोगा? ए नंबर कन ज़्यादा चांस होएगा कि थे चीज़ खरीद लोगा। क्यों? क्योंकि उसके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बेहतरीन है। तो बिजनेस के अंदर आपको पता व्यवसाय के अंदर जो कम्युनिकेशन होता है, भाषा का प्रयोग होता है, उसमें शिष्टाचार, आपको जो आपका जो व्यवसाय उससे संबंधित सूचनाएं, व्यवहार, ये सब आनी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो यही चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं। आपको भी एक बड़ा व्यापारी बनाने का प्रयास चल रहा है इस एक्सरसाइज के माध्यम से। तो इसमें क्या कहते हैं, संगठन के भीतर कोई भी बिजनेस हो गया या कोई भी इंस्टीट्यूट या संगठन में आप कार्य करते हो उसके बारे में भीतर या बाहर की जानकारी लेना। मतलब थाना कोई
दुकान है, उस दुकान के अंदर जानकारी लेनी कि भाई कि पास दूसरी दुकान पर जाके कि भाई थारे पास योग सामान है को नहीं, मन चाहिए ऑर्डर के लिए। ये आदेश देना कोई भी प्रकार का कि भाई आपसे जो नीचे कार्य करें उन लोगों को आदेश देना कि भाई अच्छे से कार्य करो, आपको ये कार्य इस तरीके से करना है। तो ये आदेश देना भी एक कला होती है। अगले क्या होता है, विचारों को बताना, अपनी भावनाओं को प्रकट करना और योजनाओं पर राय को आदान प्रदान करना। मतलब कोई भी नई योजना बनाई कि आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, नई चीज़ लेके आ रहे हैं मार्केट में, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को राय आदान प्रदान करनी। भाई थारे नीचे जो काम कर रहे हैं या थारों ऊपर कोई काम कर रहे हैं तो उनकी राय लेनी भी तो जरूरी है ना, कोई नई चीज़ कर सब पहले, क्योंकि उसका कि कोई चीज़ मिस कर रहे हो वह चीज़ बता दी वह चीज़। तो यही होता है आपको व्यवसाय के अंदर संप्रेषण करने के ये सब फायदे होते हैं। इसका कार्य समन्वय करना, निर्णय लेना, व्यवसायिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाना है। मतलब आप अच्छा संप्रेषण कर पाओगे तो क्या होगा, आपका कोऑर्डिनेशन मतलब सारा आदमी के साथ बढ़िया मिलजुल के होगा अच्छे से, और जितना आपका अच्छा व्यवहार होगा उतना ही अच्छा आपका व्यवसाय चलेगा। निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। भाई कोई आदमी कुछ चीज़ें, ये दुनिया में कोई भगवान को नहीं, थार से जो आशा पासा का लोगों में 10 चीज़ें और पूछोगा तो थार बहुत सी चीज़ें मेरा पटेगी, इसलिए तो बेहतरीन निर्णय ले पाओगा और आपकी जो व्यवसायिक गतिविधियां वो इससे क्या चलेंगी, बढ़िया चलेंगी। तो अब इतनी चीज़ें मैंने बता दी आपको इस यूनिट के सिर्फ परिचय में कि अब मुझे उम्मीद नहीं है प्रश्न आएगा और आप अटक जाओगे कहीं पर। अब क्या उद्देश्य होते हैं कोई भी व्यवसायिक संप्रेषण करने के, कम्युनिकेशन करने के। तो भाई कोई भी थे जब बिजनेस के अंदर कोई बातचीत करो, व्यवसायिक बातचीत करो, तो कई कर्षकों के उद्देश्य उसकी। पहलो सूचना देने, कोई थार दुकान पर ग्राहक आयो वो पूछो कि भाई थारकन वो सामान है कि, ते बोला है तो क्या दे रहे हो, या प्रकार की कोई सूचना दे रहे हो, तो सूचना देने के लिए आप बातचीत कर सका। प्रेरित करने के लिए थारों नीचा काम करने वाला व्यक्ति उसका कदे आपका बिजनेस है, आपका व्यवसाय है, आप कोई संगठन में लीडर हो तो वो अच्छे से नहीं चल रहा है, हर समय एक जैसा नहीं होता है, तो आपको क्या करना होता है, सभी लोगों को प्रेरित करना होता है कि भाई हो सकता है कि वक्त खराब करना है, चल रहा है अच्छा नहीं चल रहा मार्केट, लेकिन हमें अच्छे से जो अपने क्वालिटी है उसको मेंटेन करके रखना है, अपने कार्य को बेहतर करके रखना है, ताकि जब भी मार्केट में उछाल आए हम सबसे पहले फर्स्ट मूवर बने, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट देने वाले लोगों में हमारी विश्वसनीयता बनी रही। तो यही चीज़ है लोगों को मोटिवेट करने के लिए। अगले वाला आदेश देना व मार्गदर्शन करना। तो लोगों को आप क्या कर सकते हो, आदेश भी देना पड़ता है भाई लोगों को काम करवाने के लिए कि भाई ये काम कर लो, वो कर लो, हम इस नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं तो आपको इससे संबंधित क्या क्या नए कार्य करने हैं। काफ़ी बार हमें लोगों को मार्गदर्शन भी करना होता है। समझ में आ गया, आपसे जो भाई नीचे कार्य कर रहा है कोई व्यक्ति, नया ज्वाइनिंग किए उसने, उसको पता नहीं कैसे कार्य करना है, तो आप क्या करोगे, उसका मार्गदर्शन करोगे, उसको बताओगे कि कंपनी में कैसे कैसे किस तरीके से कार्य किए जाते हैं। अगले वाला क्या, समझ विकसित करना। समझ विकसित करना मतलब आप जिस भी संगठन में कार्य कर रहे हो या फिर जहाँ पर भी आपका खुद का व्यवसाय है, तो इंसान खुद को चीज़ों का नहीं पता होता, तो आप ग्राहकों से फीडबैक लोगे कि भाई हम जिस क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हैं क्या वो आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर आप आसपास के मार्केट में पूछोगे कि हम जिस चीज़ का प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट बेचते हैं मार्केट में उसके संबंधित लोगों की नई आजकल क्या पसंद आ रही है चीज़ें, हम क्या कुछ नया कर सकते हैं, इनोवेटिव कर सकते हैं। तो इससे क्या होगी, आपकी समझ विकसित होगी, और समझ विकसित होगी तो आप व्यापार में बेहतरीन करोगे। अगले वाला क्या, निर्णय लेना। तो अगर आपके पास जितना अपने व्यवसाय के बारे में डाटा होगा, इनपुट होगा, जितनी आपको लोगों से बातचीत करोगे, व्यवसाय संबंधित बातें करोगे, अपने कॉम्पिटिटरों से आप बातें करोगे, आपके ग्राहकों से आप बातें करोगे, आपके जो कलीग हैं उनसे बातें करोगे, आपके साथ कर्मचारी जो काम करते हैं उनसे बातें करोगे, तो इससे क्या होता है, आपको क्लियरिटी मिलती है। समझ में आ गया। हो सकता आपको लगता था कि ये प्रोडक्ट है मार्केट में बहुत ज़बरदस्त चल सकता है, लेकिन आपके जो कलीग्स हैं उन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपको इनपुट मिला कि उनका अच्छा नहीं चल रहा है, तो आपको पता चला क्यों अच्छा नहीं चल रहा, उसमें ये कमी थी। समझ में आ गया। जैसे कि समझ लो कि एक कपड़े की एक नई डिज़ाइन आई है, समझ में आ गया। अब उसमें कमी क्या है, उस कपड़े की डिज़ाइन में, उस कपड़े की डिज़ाइन में कमी यह है कि वो चमकदार ज़्यादा है और 2-3 बार उसको धोते ही वो कपड़े की चमक चली जाती है। समझ में आ गया। अब आपको लगा कि सभी मार्केट में ये लग रहे हैं, ला रहे हैं तो हम भी लेकर आए, लेकिन आपने पता चला ग्राहकों से कि उसकी तो चमक चली जा रही है, एक बार लोग खरीद लेते हैं लेकिन वापस नहीं खरीदते। तो इसका मतलब क्या है, आपको पहले इनपुट मिल गया कि ये प्रोडक्ट में क्या है, आपको इस प्रोडक्ट को लेकर आना है लेकिन मास स्केल पर नहीं लेकर आना है। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को लेकर निर्णय बनाने में मददगार सिद्ध होती हैं चीज़ें।
अगला क्या है, संगठन में तालमेल बनाना। तो भाई आपका व्यवहार अच्छा होगा, बातचीत अच्छी होगी सभी लोगों से, तो आपका तालमेल भी बेहतरीन बनेगा लोगों के साथ। अगले वाला पॉइंट क्या, समस्याओं का समाधान करना, टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो भाई अगर आप आपका निर्णय बेहतर लोगे, कार्य बेहतर करोगे, लोगों के साथ अच्छे से मिलोगे, तो कोई भी प्रॉब्लम आ गई आप उनको अच्छे से सोल्व कर पाओगे। क्यों सोल्व कर पाओगे, क्योंकि आपके पास उस चीज़ के बारे में पहले से ज्ञान है। इसीलिए जो बिजनेस होता है उसमें इन सब चीज़ों को के लिए आप बातचीत की जाती है, एक एक चीज़ नहीं याद कर रही हो। समझ में आ गया, मैंने सब कुछ उदाहरण किससे बताया, आपको अच्छे से याद कर लेना। अगले वाला, व्यवसायिक संप्रेषण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिजनेस में संप्रेषण, बातचीत करने का क्या महत्व होता है, संगठनात्मक कार्य क्षमता में वृद्धि। तो भाई सारा का सारा आदमी थारी बोली इतनी बढ़िया, कोई भी व्यापार कर रहे हो, सारा कर्मचारी थारों खुश, कर्मचारी खुश, सारो संगठन खुश, संगठन से खुश, तो मतलब कि भाई बढ़िया काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे तो व्यापार बढ़ेगा थारो। समझ में आ गया। तो अगर आप अच्छे से व्यवहार रखते हो अपना, तो आपका क्या होता है, आपका व्यवहार भी अच्छा चलता है, संगठन की कार्य क्षमता भी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। आंतरिक और बाहरी संबंधों में सुधार। तो आपको भाई ऐसा है कि मार्केट में सभी लोगों से बनाकर रखनी पड़ती है, आपके कॉम्पिटिटर होते हैं उनसे भी बनाकर रखनी पड़ती है, आपके जो कलीग काम करते हैं उनसे भी बनाकर रखनी पड़ती है, वर्कर्स होते हैं उनसे भी बनाकर रखनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि अगर आपके संबंध बेहतरीन होंगे तो क्या होगा, आपको मुश्किल समय में क्या होगा, निर्णय लेने में आपका जब मुश्किल समय आएगा तब वो लोग आपकी मदद कर सकेंगे। कर्मचारियों की प्रेरणा और मनोबल में वृद्धि। तो भाई आप बार बार क्या हो गया, आपका एक कर्मचारी है, उसके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, समझ लो उसके पिताजी बीमार हो गए, तो आपने भाई वो उदास उदास दिख रहा था आपको, आपने जाकर पूछा उससे कि क्या बात हो गई, तो उसने बताया कि भाई मेरे तो घर में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है कि मेरे पिताजी बीमार हो गए हैं। तो आप उसके पास गए, बैठे, उसको बताया कि अगर पैसे की ज़रूरत हो तो बताओ। आपने क्या किया, उसने कहा कि भाई मुझे पैसा चाहिए, आपने क्या किया, खुद पहुँचे गाड़ी लेकर, आपके पास जो भी साधन है, आपके पास जो भी व्यवस्था आप लेकर गए, आपके उसके पिताजी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया, अपने तरफ से पैसे दिए, आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जितने दिन ठीक हो इतने दिन की छुट्टी ले लीजिए, आप वेतन आपका समय पर मिलता रहेगा। अब इन सब, ये बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन उस व्यक्ति को कितना मनोबल मिलेगा इस चीज़ से। तो यही होता है, आप किसी व्यक्ति के बुरे समय में खड़े होते हो तो आपके भी कोई ना कोई व्यक्ति है वो बुरे समय में ज़रूर खड़ा होता है। तो आपको कर्मचारियों को प्रेरणा देना और मनोबल देने में, वृद्धि करने में भी सहायक होती है। साथ के साथ मैंने एक उदाहरण पहले दे दिया था कि भाई वक्त बुरा चल रहा हो, आपका क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छे से नहीं चल रहा हो, तो उस वक्त भी आपको कर्मचारियों को मोटिवेट करके रखना होता है। प्रभावी नेतृत्व और निर्णय निर्माण। तो आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है, भाई आप खुद अपना बिजनेस चला रहे हो, व्यापार चला रहे हो, तो आप एक खुद लीडर हो, आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। जैसे कि आप खुद कंपनी व्यापारी हो और आप खुद दुकान पे, आपका जो बिजनेस है उसमें खुद रात के दिन के 1 बजे आ रहे हो, तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि आपके कर्मचारी 10 बजे आकर काम करना शुरू कर देंगे। समझ में आ गए। एक सिंगल फ्रेंचाइजी है, इसके उदाहरण देकर बता रहा हूँ। आपको खुद को 6 बजे आना पड़ेगा, काम को संभालना पड़ेगा, तब आपके कर्मचारी 8 बजे से समय से आ पाएंगे। तो आप जितने ज़्यादा एक्टिव रहोगे, जितने ज़्यादा इंगेज रहोगे उस काम में, उतने ही ज़्यादा क्या होगा, आपका जो लीडरशिप क्वालिटी है, आप एक एग्जाम्पल सेट करोगे, एक उदाहरण बनकर उभरोगे, तो आपके कर्मचारी उतना ही बेहतर कार्य करेंगे। अगले वाला क्या, विवाद और गलत फहमियों को रोकना। तो आपको क्या करना है भाई, बिजनेस होते हैं, 4 आदमी वहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं, तो आपस में थोड़ी तू मैं भी हो जाती है, थोड़ी गलत फहमी भी उत्पन्न हो जाती है। तो आपको उन लोगों को आपस में बैठाकर समय समय पर उनसे बात करनी है, उनसे समझाना है कि ऐसा तो होता रहता है। तो इन सब चीज़ों को आपको, गलत फहमियों को दूर करना है। अगले वाला क्या, ग्राहक संतुष्ट और बाजार छवि में सुधार। तो अगर ग्राहक संतुष्ट होगा तो बाजार में आपकी इमेज बनेगी, और पॉजिटिव इमेज होगी, लोगों का ट्रस्ट होगा, तो आपका बिजनेस अच्छे से चलेगा। अगले वाला क्या, टीम वर्क और सहभागिता का प्रोत्साहन। तो आपकी जो टीम है, जो उसको अच्छे से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करोगे, तो क्या होगी, सहभागिता बढ़ेगी और जो आपका काम है वो बहुत अच्छे से चलेगा। अगले वाला क्या, प्रभावी संप्रेषण के फायदे, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो आप अच्छे से बात करते हो तो उसके क्या क्या फायदे होंगे। पहले क्लियरिटी, स्पष्टता। तो आप जो भी संदेश दोगे वो सीधा और सरल होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि बातों को आप खुद घुमा फिरा कर बता रहे हो कि ये काम करना है तो ऐसे करना है, वैसे करना है। आपको सीधा बताना है कि ये काम करना है, बस सीधा संदेश दोगे, सरल संदेश दोगे, तो लोगों को क्या होगा, प्रोत्साहन मिलेगा, कॉन्शियसनेस।
असंक्षिप्तता, फालतू की बातों से आपको बचना है, आपको स्पष्ट बातें करनी है बिजनेस के अंदर। संपूर्णता, ऐसी बातें बोलो 5 शब्दों में सारी चीजें समझा दो। समझ में आ गया? संपूर्णता भी होनी चाहिए। सुसंगति, विरोधाभास से बचना है। ऐसा नहीं करना है कि आपके कर्मचारी 4 हैं तो आपने 3 का पक्ष ले लिया, एक को बेचारे को लगातार क्रिटिसाइज कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है, आपको सभी को समान लेकर चलना है। प्रासंगिकता, आप कोई भी बात बोलो उसका महत्व निकलना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप उनके बीच में बैठकर ऐसे ही दोस्तों जैसा व्यवहार करने लगे या हर कोई बातें करने लगी। ऐसे बिजनेस नहीं चलता। आपको बिजनेस चलाना है तो आपको उनके एक एज ए लीडर के रूप में बिहेव करना पड़ेगा। आपको एकदम स्पष्ट बातें करनी पड़ेंगी, प्रासंगिक बातें करनी पड़ेंगी, तार्किक बातें करनी पड़ेंगी, ताकि वो लोग आपकी बातों को महत्व समझ सकें। अगले वाला क्या? विनम्रता, आपको साथ के साथ शिष्टाचार, विनम्रता का भी व्यवहार रखना है, ताकि अगर आपको किसी को डांटना भी पड़े तो भी आप किस तरीके से डांटो, इतने प्यार से डांटो कि सामने वाले को समझ में आ जाए और बुरा भी नहीं लगे और चीज़ों को समझ भी आ जाए। अगले वाला क्या? फीडबैक, तो सभी को, चाहे आपके कर्मचारी हो चाहे आपके ग्राहक हो, दोनों को प्रतिक्रिया फीडबैक देने का मौका मिलना चाहिए। जितने ज़्यादा फीडबैक मिलेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फायदा। अब संप्रेषण के टाइप, संप्रेषण के कितने प्रकार होते हैं? फॉर्मल मतलब कैसा होता है? नियमबद्ध व संस्थागत, मतलब आप एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से जब मिलता है, समझ गया? जब व्यापारी कर्मचारी से मिलता है तो कैसी बातचीत करेगा? तब वो बिजनेस से रिलेटेड फॉर्मल, आप अपने बिजनेस से संबंधित, व्यापार से संबंधित अगर कोई बातचीत करते हो, कोई प्रोडक्ट से संबंधित बातचीत करते हो, औपचारिक व नियमित बातें करते हो, संस्थागत बातें करते हो, तो वो कैसी बातें होती हैं? आधिकारिक। अनौपचारिक क्या होती है? व्यक्तिगत बातें, जैसे कि आपका कर्मचारी है, उसके कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम आ गई जीवन में तो आप उसको डिस्कस कर रहे हो, तो वो कैसी बातें होंगी? व्यक्तिगत बातें होंगी। और वो किस में आएंगी? अनौपचारिक में आएंगी। तो घर गृहस्थी की कोई बात होगी अनौपचारिक में, और धंधा से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड कोई बात होगी, व्यापार से संबंधित बात होगी औपचारिक में। अगले वाला पॉइंट है मौखिक, तो आप चीज़ों को भाई शब्दों के माध्यम से अपनी चीज़ों को बोलकर समझा रहे हो तो वो मौखिक में आएगा, उसे वर्बल बोलते हैं। गैर मौखिक, नॉन वर्बल, तो शरीर की भाषा से, हाव भाव से, जैसे आप समझा रहे हो कि वहां पर जाओ तो अंगुली करके आपने समझाया तो वो किस में आ गया? नॉन वर्बल में आ गया। और दिशा के हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए करा रहा हूँ। ऊर्ध्वगामी, तो अधीनस्थ अधिकारी, मतलब नीचे का कर्मचारी अगर ऊपर के अधिकारी को कोई चीज़ मैसेज पहुंचा रहा है तो उसे क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वगामी, अपवर्ड कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला क्या है? निम्नगामी, तो डाउनवर्ड क्या होता है? जब उच्च स्तर का अधिकारी हो गया वो नीचे स्तर के व्यक्ति को, जैसे एचसी हो गया, जो आपका सीईओ हो गया, वो क्लर्क वगैरह कोई चीज़ें समझा रहा है, नीचे की तरफ अगर वो कोई मैसेज पास हो रहा है तो वो किस में आता है? निम्नगामी में आता है। क्षैतिज हॉरिजॉन्टल में, तो एक कर्मचारी, समान स्तर के कर्मचारी अगर एक दूसरे को कोई सूचना पहुंचा रहे हैं वो क्षैतिज में आता है। तिरछा संप्रेषण, तो जैसा कि क्वालिटी मेंटेन वाले, वो किसको समझा रहे हैं? वो समझा रहे हैं आपको, ये मान लो जो प्रोडक्शन वालों को, क्वालिटी मेंटेन वाले प्रोडक्शन वालों को समझा रहे हैं, प्रोडक्शन वाले समझा रहे हैं मार्केटिंग वालों को। तो तीनों आपस में इनका मतलब इनका अलग अलग डिपार्टमेंट है लेकिन एक दूसरे को चीज़ें समझा रहे हैं, तो ये किस में आता है? ये डायगोनल कम्युनिकेशन में आता है। अच्छे से समझ लिया? पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे वहाँ से जाकर और अच्छे से पढ़ लेना। संप्रेषण के माध्यम में, मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, तो पहला कौन सा होता है? लिखित कम्युनिकेशन। तो लिखित में क्या होगा? भाई आपने कोई रिपोर्ट लिख दी, कोई पत्र लिख दिया, कोई ईमेल लिख दिया, जहाँ पर टेक्स्ट का प्रयोग ज़्यादातर हो उसे कौन सा होता है? लिखित संप्रेषण कहलाता है। ओरल संप्रेषण, मौखिक संप्रेषण, तो टेलीफोन पे कोई बातचीत करी, कोई बैठक में कोई चर्चा प्रस्तुति दी, तो वह कौन सी होगी? ओरल कम्युनिकेशन में आती है। अगले वाला फेस टू फेस, आमने सामने बैठकर, तो कोई दो व्यक्ति हो गए आपस में बैठकर कोई बिजनेस की बातें कर रहे हैं तो वो कैसा होगा? फेस टू फेस कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाएगा। विजुअल के माध्यम से, तो भाई कोई मीटिंग चल रही है जिसमें कोई पीपीटी चला रखी है, जिसने वो चार्ट के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से अपने कंपनी में कितना प्रोडक्ट चल रहा है उस बारे में बता रहा है, तो उसे क्या कहा जाता है? विजुअल दर्शन के माध्यम से कम्युनिकेशन कहा जाता है। सर्वेवत दर्शय, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, मतलब कोई वीडियो चला दिया, कोई फिल्म चलाई, वेबिनार चलाया, तो वो कैसा होता है? ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन होता है। मॉडर्न मीडिया, तो मॉडर्न मीडिया में क्या क्या आता है? टेलीफैक्स, पुराने समय में टेलीफैक्स मतलब जो ये पत्र लिखकर वो जल्दी से भेज दिया जाता है, टेलीफैक्स के नाम से जाना जाता है। ईमेल वगैरह, इंटरनेट वगैरह, सोशल मीडिया को आधुनिक मीडिया में आपको जाना जाता है। तो ये तो पता ही है आपको, इसको बताने की क्या जरूरत है। गैर मौखिक संप्रेषण, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होगा?
तो आप काफ़ी बार क्या होता है, हर बातें बोल कर नहीं कही जाती, काफ़ी बातें बिना बोले भी कहा जाती है। मतलब ये समझ लो कि बड़ा अधिकारी आया हुआ है और जो आपका चेकिंग, सिक्योरिटी चेकिंग के लिए या फिर प्रोडक्शन चेकिंग के लिए आया हुआ है, तो आप क्या करोगे, उसके सामने थोड़ी हर चीज़ बताओगे। आप कुछ बातें हैं जो अपने कर्मचारियों को अपने चेहरों के हाव भाव से आप चीज़ों को समझाने का प्रयास करोगे। तो उसमें किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, उसे जिसमें बोली नहीं, आप बोलकर नहीं अपने इशारों के माध्यम से बताओगे, उसे गैर मौखिक संप्रेषण के नाम से जाना जाता है। पहला है चेहरे के भाव। तो चेहरे के भाव से अगर आपको कहीं पे किसी कर्मचारी का काम बुरा लगा तो आप चेहरा थोड़ा सा आपने ऐसे गुस्से वाला बना दिया, आंखें थोड़ी सी निकाल दी, तो चेहरे के भाव से। शरीर की पोस्चर से, तो काफ़ी बार आप शरीर के हिसाब से खड़े होकर आपने कुछ बताया तो उससे पता चलता है। आंखों का संपर्क, आप फुल कॉन्फिडेंस में हो, विश्वास में हो, तो आंखों से आंख मिलाकर बात करोगे। आपकी कोई गलती है तो आंखें आपकी डाउन होगी, तो आंखों के हिसाब से। स्पर्श के माध्यम से, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, दुखी हो रखा है, तो आप उसके हाथ को स्पर्श करके, आप कोई इंसान उसने बहुत अच्छा किया तो आप उसकी पीठ थपथपा कर उसको कॉन्फिडेंस देते हो। जैसे स्थैतिक दूरी, स्वरों में उतार चढ़ाव, तो मोटिवेट करते हो, तो आप किसी लोगों को क्या करोगे, बहुत ऊंची आवाज में बात करोगे। किसी इंसान की बुराई करनी होती है या फिर उसको कंप्लेन समझानी होती है, तो आप क्या करोगे, उसको धीमे से आराम से चीज़ों का समझाने का प्रयास करोगे। तो स्वरों में उतार चढ़ाव से भी आप क्या होता है, गैर मौखिक संप्रेषण होता है। तो चेहरे के भाव, शरीर की स्थिति, आंखों का संपर्क, स्पर्श और स्वर का उतार चढ़ाव, ये सब चीज़ें किस में होती है, गैर मौखिक संप्रेषण में होती हैं। तो ये तो था आपकी यूनिट नंबर 2। अब अपन बढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 की तरफ। तो यूनिट नंबर 3 है संप्रेषण में अवरोध, बैरियर टू द कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में, बातचीत में किस किस प्रकार का अवरोध पैदा हो सकता है, इस चीज़ को अपन देखने का प्रयास करेंगे। तो काफ़ी बार आप अपनी बात कोई बताना चाहते हो, वो अच्छे से नहीं पहुंच पा रही है लोगों के पास में। आपके बिजनेस के जो अधिकारी हो गए, कर्मचारी हो गए, संगठन में आपके कलीग हो गए, उनके पास में, तो उस प्रकार की जो चीज़ें हैं, जो बाधाएं आती हैं संप्रेषण में, बातचीत में, उसे क्या कहा जाता है, संप्रेषण में अवरोध के नाम से जाना जाता है। तो किस किस प्रकार के बाधाएं आ सकती हैं। पहले, गलत माध्यम का चुनाव कर लिया, मतलब आप अपनी बात कोई बता रहे हो, उसको बताने के जिस माध्यम का प्रयोग कर रहे हो वही गलत है, वही कमजोर है, मतलब या एक बिचौलिए कमजोर है, बताना लोग जना क्या होगी, बात ही ढंगू कौन पूछेगी। तो यही चीज़ है, गलत माध्यम का आपने प्रयोग कर लिया तो बात अच्छे से नहीं पहुंचेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई सीरियस बात बताना चाह रहे हो, तो उसको आप सभी कर्मचारियों को सीरियस बात बताना चाह रहे हो, तो ईमेल के बजाय मौखिक रूप से सभी लोगों को एक साथ बैठक में बैठाकर आप चीज़ें समझा दो। तो क्या हो जाएगा, ईमेल की सीरियसनेस इतनी ज़्यादा नहीं होती जितने कि आपने सभी लोगों को एक साथ बैठकर समझाने की होती है। अगले वाला क्या, भौतिक अवरोध। तो काफ़ी बार अपने चीज़ों को समझा रहे हो, तो फिजिकल क्या होगा, अधिक शोर, तो बहुत ज़्यादा शोर वगैरह आ रहा है, तो उस वजह से भी नहीं समझा पा रहे हो, खराब नेटवर्क। तो आपको जूम मीटिंग पे आपकी मीटिंग चल रही है, मतलब, और आप अपने कर्मचारियों को कुछ समझा रहे हो, तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, आप जो बातें कह रहे हो वो सामने वाले समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा, नेटवर्क की भी समस्या हो सकती है। अगले वाला क्या है, असुविधाजनक बैठने की व्यवस्था। तो आप जहाँ पर बैठे हो वहाँ पर क्या हो रखा है, मतलब वो एक बिजनेस मीटिंग करने लायक जगह नहीं है, असुविधाजनक जगह पर मीटिंग कर रहे हो। दूरी की समस्या, मतलब आप क्या हो, मीटिंग ले रहे हो और काफ़ी दूरी पर बैठे हो, आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है। तो ये क्या होता है, जब आप फिजिकल मीटिंग ले रहे हो उसमें किस किस प्रकार की कमियां हो सकती हैं, उसके बारे में बताया है। अगले वाला क्या, शब्दार्थ संबंधी अवरोध, सेमेटिक बैरियर। तो काफ़ी बार क्या होता है, हम कोई बात, मैं मान लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और कुछ ऐसे शब्दों को प्रयोग कर लूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा कि गुरुजी खुद ही कंफ्यूज हैं, तो बच्चों को क्या समझा पाएंगे। यही है, शब्दों को, बेहतरीन शब्दों का प्रयोग में लेना जरूरी है। जैसे कि मैं आपको आपके कोई गांव हो गया, शहर की दुकान का एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। क्यों, क्योंकि आप उन सब चीज़ों से रिलेट करते हो। अब मैं वही इंग्लैंड की कोई बात करने लग जाऊँ, फ्रांस की दुकान की, तो वो कैसे समझ पाओगे आप। तो यही है, आपको ऐसे शब्दों का प्रयोग लेना होता है जो क्या हो, आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाओ, लोग, आपके बिजनेस के कर्मचारी वो भी समझ पाएँ। और आपने गलत शब्दों का प्रयोग कर लिया, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया समझ में नहीं आ रहा है सामने वाले को। जैसे कि आप कोई गांव की दुकान में आप लोगों को समझा रहे हो और इंग्लिश में स्पीच देने लग गए, कोई पढ़ा लिखा उनमें से है नहीं, तो कोई महत्व उन शब्दों का, कोई महत्व नहीं है। तो वही चीज़ है, आपको एक ही शब्दों का अलग अलग संदर्भ में भिन्न हो सकता है। तो क्या हो गया, हर शब्द है उसका अर्थ हर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अलग अलग होता है। समझ में आ गया। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे कि आपने कहा कि आजकल जो
कोई प्रोडक्ट था एक्स नाम का, वो आजकल मार्केट में पूरी तरीके से मर ही गया है, एकदम खत्म हो गया है। तो इसका अर्थ क्या होगा कि भाई वो आजकल वो चलन में नहीं है। आपने कहा कि कोई व्यक्ति मर गया है, सब दोनों में कितना अंतर हो गया देख लो। तो यही है, एक शब्द एक है लेकिन कॉन्टेक्स्ट संदर्भ के हिसाब से अलग अलग चीजें होती हैं। अगले वाला क्या, वास्तविकता की समझ की कमी। तो काफी बार क्या होता है कि जो संप्रेषण बोलने वाला और सुनने वाला के दोनों के बीच में क्या होता है, पृष्ठभूमि और जो आचार विचार हैं, थिंकिंग डिफरेंट होती है, सोचने का तरीका अलग होता है, तो वो भी कमी हो सकती है। तो दोनों है वो एक ही चीज को क्या, एक कहने वाला कुछ कहेगा और समझने वाला कुछ समझेगा, तो यही होती है, वास्तविकता की समझ की भी कमी हो जाती है। अगले वाला क्या, सामाजिक और मानसिक अवरोध। तो ये अवरोध व्यक्ति को सामाजिक स्थिति पूर्वग्रह, काफी बार क्या होते हैं, आपके कर्मचारी होंगे ना, आपके कर्मचारी वो आपसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं। समझ में आ गया, उनका तो पहले माइंडसेट बन गया कि भाई ये तो अच्छा आदमी नहीं, खड़ूस आदमी है एकदम बढ़िया, मतलब हमेशा क्या करता है, हमें परेशान करता रहता है। तो क्या हो जाएगा, आप अच्छी चीज़ बताओगे तो भी वो आपकी बातों को नहीं सुनना पाएंगे। तो यही है ईर्ष्या या द्वेष, मतलब आप ईर्ष्या घृणा रखोगे, द्वेष रखेंगे आपके कर्मचारी आपके प्रति, तो आप अच्छे से चीज़ों को नहीं समझा पाओगे। भय या सुरक्षा, आप काफ़ी बार लगता है कि यो आदमी तो जद भी बोला जद डायट तो ही रहे, तो कौन हो के आदमी सब डरा नहीं, तो आदमी सुनी को नहीं की बात, यही है। अगले वाला क्या होता है, आत्मसम्मान की भावना। तो काफ़ी बार क्या होता है, काफ़ी लोगों में कमी होती है कि वो कोई भी व्यक्ति उसकी हर कहीं बेइज्जती कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, उसके आत्मसम्मान की सुरक्षा के जो भावना है, कमी वो हर समय उसके अंदर खलती रहेगी कर्मचारी में, और वो आपको स्पष्ट रूप से आपकी चीज़ों को समझना नहीं चाहेगा। अगले वाला संकोच, आत्मविश्वास की कमी। तो काफ़ी बार बताने वाला एक व्यक्ति होता है, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होता अच्छे से, तो इस चीज़ से क्या होता है, आपका जो संप्रेषण है वो कमज़ोर रह जाता है। तो ये थी आपकी तीसरी नंबर जो एक्सरसाइज, जिसमें संप्रेषण में किस किस प्रकार के अवरोध हो सकते हैं सारे समझा दिए हैं। यहीं से प्रश्न बनेंगे, बस फर्क इतना है, मैंने शॉर्ट एंड स्वीट समझाया है, आपको पेपर में लॉन्ग रूप से लिख कर आना है, अच्छे बड़े डिस्क्रिप्टिव रूप में, और इतना तो मैंने वेर थे जिंदगी में लिखो तो गणों पर नहीं, तो ये भी लिख दोगे। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ, अपन लास्ट नंबर यूनिट है, इसकी तरफ बढ़ेंगे और फिर आपको सम अप कर दूंगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो मैंने बनाने का सोचा ही नहीं था, बिजनेस कम्युनिकेशन की सीरीज नहीं मिल रही इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, वरना एमडीसी का कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं। अगले वाला क्या है, व्यावसायिक संप्रेषण का व्यवहारिक पक्ष, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस कम्युनिकेशन। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं, पहला रिपोर्ट लेखन। तो रिपोर्ट क्या होती है, कोई भी विषय व कोई घटना हो गई उसका विश्लेषण करके आप निष्कर्ष निकाल कर प्रस्तुत करोगे। जैसे कि आपके पास 3 कंपनियां हैं, आपकी 3 कंपनियां नहीं, कंपनी तो एक है लेकिन उसके 3 अलग अलग जगह प्लांट है, 3 अलग अलग जगह दुकान है। समझ में आ गया, एक दुकान है आपकी जयपुर में, ऐसे समझो कि आपका एक दुकान तो है जयपुर में आपकी बिजनेस, एक आपका अजमेर में है और एक उदयपुर में है। अब उदयपुर वाला बिजनेस वो बहुत शानदार चल रहा है, समझ में आ गया। और क्या होता है आपका अजमेर का और जयपुर का, अजमेर का ठीक ठाक चल रहा है और जयपुर वाला कुछ खास नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या कहोगे, आपके जो जयपुर का कोई एक जो लीडर होगा उसको बुलाओगे, कहोगे उरा ना मेरे का ना, एक काम कर उदयपुर जा और उठे, समझ के आके उठेगो, बिजनेस बढ़िया कहाँ चल रहे हैं। तो जो एक समझदार व्यक्ति ने भेजो थे वो रिपोर्ट ली कि उठे तो क्या होगी, जो प्रोडक्ट बेच रहे हो ना वो एक तो जगह इतनी बढ़िया बना रखी है थारो जो दुकान कि सारो सामान उठे आसा पासा पाया कि कोई बिजनेस है को नहीं, मतलब बहुत शानदार जगह है, कर्मचारी बहुत बढ़िया ही, और क्या वो कि सामान की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। तो फिर क्या करी, एक रिपोर्ट जयपुर की बनाई तो बेरो पार्टी उठे तो 10 दुकान बनाई कि पहले में ही सेम टू सेम। दूसरी चीज़ क्या, क्वालिटी भी उतनी उनके कंपैरिजन में अपनी लो है, कर्मचारी भी उतना मोटिवेटेड को नहीं, तो या दोनों चीज़ें की रिपोर्ट बनी आरती भाया जो थारो सीईओ हो उन्हें सौंपी। तो यह चीज़ क्यों है, दोनों बिजनेस आपने बिजनेस का क्या क्या विश्लेषण किया, समस्या और घटना का साबुत चीज़ों ने समझने की कोशिश करी और विश्लेषण का माध्यम से निष्कर्ष प्रस्तुत करियो कि भाई क्या करना चाहिए, जयपुर वाले की लोकेशन चेंज करो, ठीक है, या फिर क्वालिटी बढ़िया करो, एक चीज़ करो ना दुनिया में। तो यह निष्कर्ष पर पूछा ना, तो रिपोर्ट है कोई भी वास्तविक घटना के ऊपर निष्कर्ष विश्लेषण करके कोई भी समस्या को निष्कर्ष बता देने के अलावा रिपोर्ट लेखन का अंतर्गत है। अब रिपोर्ट कई प्रकार की हुए हैं, जहाँ अनौपचारिक रिपोर्ट, औपचारिक रिपोर्ट। अनौपचारिक रिपोर्ट क्या हो गई कि भाई ऐसे रिपोर्ट कर ली,
आपके कर्मचारी हो गए, उसके पास कितने के पास कितने पैसे हैं, कितनी गाड़ियां हैं, कितने घर मतलब मकान है, खुद का नहीं, ऐसी रिपोर्टें अनौपचारिक में आती हैं। औपचारिक रिपोर्ट आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, कितना प्रोडक्ट बिक रहे हैं, कौन से इलाके में ज़्यादा बिक रहे हैं, किस आयु वर्ग के लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो वो क्या आता है औपचारिक रिपोर्ट में। अनुसंधान रिपोर्ट, तो आपका जो क्वालिटी मेंटेन, भाई आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसे है, वो किस में आती है, अनुसंधान रिपोर्ट में आती है। अगले वाले प्रगति रिपोर्ट, मतलब प्रोग्रेस रिपोर्ट, भाई आपकी कंपनी कितनी प्रगति कर पा रही है, उसे क्या कहते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट के नाम से जाने जाते हैं। अब क्या होता है, रिपोर्ट के क्या क्या भाग होते हैं, शीर्षक मतलब हेडिंग, भाई किस चीज़ पे बना रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है, किस पद्धति पे काम करेगी, अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं भाई रिपोर्ट बनाने की भी, और उसका निष्कर्ष और सुझाव क्या होगा। तो ये सब चीज़ होगी रिपोर्ट से, लेखन से संबंधित हर चीज़ अच्छे से समझ लिए, मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिया है। अगले वाला क्या है, सार्वजनिक भाषण। तो सार्वजनिक भाषण की बात करूं तो मैं, पहले वाला है किसी समूह, सभा या श्रोता के सामने आत्मविश्वास से अपने आप को रिप्रेजेंट करना, वही क्या होता है सार्वजनिक भाषण के रूप में। तो इसमें क्या क्या बात होती है, आवाज़ का उतार चढ़ाव, कई बात ना था बहुत जोरू बोलना है, कहीं अंधेरे से बोलना है, समझ में आ गई। स्पष्टता, चीज़ें जो भी बताओ वो स्पष्ट भाषा में बताओ ताकि जनता को समझ में आ जाए। हाव भाव भी होना चाहिए, हाथा का थोड़ा सा फटकारा भी देना पड़ी, नाड़ भी लानी पड़े, आदमी ने बताओ जाए, नबी ने घूमना भी पड़े, तो ये सारी चीज़ करनी पड़ी ना। तो हाव भाव भी होना चाहिए, और संपर्क जो जनता है उन बीचों हाँ ना करवाना पड़े, ताली बजाने के लिए कहना पड़े। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, आपका जनता से संपर्क भी होना चाहिए। अगर ये संपर्क नहीं होगा तो बात तो कितनी बढ़िया बता दो, जनता सोच जाओगी। समझ में आ गया आपको। तो जनता से बीच बीच में आपको क्या करना पड़ता है, संपर्क भी साधना पड़ता है। सेमिनार, तो सेमिनार क्या होते हैं, शैक्षणिक या व्यावसायिक स्तर पर विचारों का आदान प्रदान करने का मंच। मतलब आप कोई भी बिजनेस से संबंधित आपका कोई भी नयो प्रोडक्ट लॉन्च करियो, तो एक बार थे जहाँ एआई आएगी, तो आपका कर्मचारी थे एआई का बारे में बताना चाहो, तो एक कोई समझदार सा एआई को कोई टीचरों ने बुलायो और सारा कर्मचारी ने बैठा के बता रहे हो कि भाई एआई या और वो मोटिवेट कर रहे हो है। ये सब चीज़ क्या हुआ है, सेमिनार में हुआ। या फिर एनुअल फंक्शन थारी स्थापना दिवस है कंपनी को या दुकान को, तो उस दिन थे कोई या मतलब डांस गाना को या कोई प्रोग्राम करवा दियो, वो भी क्या हुआ, सेमिनार में आवा है। तो इस सेमिनार में क्या होता है, शोध पत्र की प्रस्तुति, तो यह बताई जा रही है कि अपनी कंपनी अब इतनी प्रगति कर रही है, अपना प्रोडक्ट इतना बेच रहे हैं, शोध पत्र कर रहे हो। श्रोताओं प्रश्न पूछो, कर्मचारियों 2-3 प्रश्न पूछ लिया, बीच में कोई इंटरटेनमेंट को काम कर दियो या फिर कोई प्राइज वगैरह दे दी, तो ये सब चीज़ें क्या आती हैं, सेमिनार में आती हैं। अगले वाला क्या, प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन क्या, प्रस्तुति करना। तो काफ़ी बार क्या होते हैं, कोई भी कंपनी हो गई, उसमें वो कैसे उसके कितने प्रोडक्ट बिक रहे हैं, कौन से इलाके में ज़्यादा बिक रहे हैं, कौन से आयु वर्ग के लोग खरीद रहे हैं। तो आपकी जो योजनाएं हो गई, आंकड़े हो गए, विचारों को कोई भी जो दर्शकों के सामने आप जो प्रस्तुत करते हो, जैसे देखो उनके मूविया में देखे होगो, एक चार मेरे गोल टेबल के आसपास 4 लोग बैठे रहते हैं, एक व्यक्ति कंप्यूटर पे वो प्रोजेक्टर पे चीज़ें लगाकर समझा रहा होता है, तो वही क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के नाम से जाना जाता है। तो इसको क्या क्या चीज़ें होती है इसमें, योजना और संरचना। सबसे पहले कि भाई था यो बेरो होना चाहिए थे, क्या आप रिप्रेजेंटेशन देना चाह रहे हो, समझ में आ गया आपका। अगले वाला क्या, दृश्य सामग्री, विजुअल्स। भाई थोड़ा बहुत ग्राफिक आऊँगा, थोड़ी बहुत फोटो आऊँगी, तो देखने वाले में भी स्वाद आओगे, तो विजुअल भी होना बहुत ज़रूरी है। स्पष्ट बोलना, तो चीज़ों को आप जैसे ही समझाओगे तो स्पष्ट बोलना बहुत ज़रूरी है। कोई भी पीपीटी बनाई, उनको किताब थोड़ी लिखनी हुआ है, समझ में आ गया। 4 शब्द पीपीटी में होते हैं, पूरे ही 4 शब्द बस। श्रोताओं से संपर्क, तो भाई बीच बीच में आपको क्या करना होता है, 4 आदमी बैठे हुए, एक ने खड़े हो, आप थारों नीचे खड़े हो, पूछते हाँ भाई तेरी तू HOD क्वालिटी कंपनी को, तो आपका कैसा चल रहा है काम, तो आप ये पूछ लोगे। तो बीच में श्रोताओं से संपर्क भी साधना होता है, हाना भी करवानी हुआ है, साथ के साथ समय प्रबंधन। तो बस टाइम को भी ध्यान रखना, अँ को नहीं सुबह मीटिंग लेने लग रहा है, पूरा दिन ही मीटिंग चल जा रही है, तो मीटिंग में कोई ध्यान रखो, मीटिंग हो 5-10 मिनट की बस, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे की। तो यही होता है, आपको समय का भी ध्यान रखना होता है। अगले वाला पॉइंट क्या, साक्षात्कार। तो कोई भी व्यक्ति को चयन करने से पहले आप क्या करते हो, उसका साक्षात्कार किया जाता है। तो इसमें एक व्यक्ति या सीमित उम्मीदवार से प्रश्न पूछकर उसकी योग्यता जांची जाती है। क्या क्या उसमें ध्यान में रखना होता है, आत्मविश्वास, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ को ध्यान रखा जाए। आत्मविश्वास, वो आदमी कॉन्फिडेंस कितना है,
संक्षिप्त में मतलब वो भैया पूछे था जीवन के बारे में बताओ, तो जीवन के बारे में थे टाबर पढ़ाओ निकलने लगे कि मैं तो भैया चालू सीखो जब तू लेके आप पढ़ाई तक की सारी बात कौन बतानी हो, शॉर्ट एंड स्वीट रूप से बतानी हो कि मैं उठे वो गाँव आऊँ हूँ उड़ैया पढ़ाई करी हर मेरे तो इतना इतना नंबर बने, यही बात बतानी हो। तो संक्षिप्त उत्तर दे रहा हूँ, विषय को ज्ञान जे चीज़ गलत है उन हायर कर रहे हो उस चीज़ पर वो बता रहे हो विषय पर वो चीज़ उन कितनों ज्ञान है उसको कितना ज्ञान है ये भी आप उससे जानते हो। विनम्रता, ऐसा नहीं कि भाई आपने प्रश्न पूछा सामने वाले को गुस्सा आ गया, तो उसका व्यवहार के बारे में भी आपको जानकारी होनी जरूरी है। कल आपके समय में कंपनी में पता नहीं कैसा समय आ जाए और उसका व्यवहार अगर रूड है तो कैसे काम चलेगा उसका, तो इन सब चीज़ों को आप देखते हो। 6 नंबर प्रश्न है ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, किसी विषय पे समूह में विचारों का आदान प्रदान करना। तो कोई भी टॉपिक पर आपस में बातचीत कर रहे हो, विचारों का आदान प्रदान कर रहे हो, वही क्या कहलावा है, ग्रुप डिस्कशन कहलावा है। तो मुख्य बिंदु के भी दूसरे को सुनना, तो सामने वाला व्यक्ति उसकी बातों को सुनना, तर्कपूर्ण अपनी बातें कहना, नेतृत्व दिखाना और दूसरे को बोलने का मौका देना, समूह में बातें आती हैं। अगले वाला क्या है, 7 और लास्ट पॉइंट है चौथी नंबर यूनिट का, प्रभावी श्रवण। तो संप्रेषण की सफलता मतलब बातचीत कम्युनिकेशन की सफलता केवल बोलना में नहीं बल्कि सुनना भी है। अया करने की बोलना शुरू कर दिया तो रुक रहे नहीं हो, सामने वाले व्यक्ति की बातों को सुनना भी बहुत जरूरी होता है। जैसा अच्छा श्रोता ध्यान से सुनता है, बीच में नहीं बोलता और उत्तर देने से पहले समझता है। तो कोई अच्छा आदमी जो सुनने वाला आदमी अनुभव क्या करेगो, पहले सारी बात ढंगो सुनेगो, फिर बीच में कौन बोलना या कोनी की पहले थारी दाल गलन लगा नहीं, पहले आपको क्या करना है, सामने वाले की पूरी बात को कंप्लीट होने देना है, फिर आपको बोलना है। और उत्तर देने से पहले आपको समझना है कि आप बोल क्या रहे हो, आप बोल रहे हो कुछ और मुंह से निकल जाए कुछ, ऐसा नहीं करना है। आपको पहले धैर्य रखना है, धैर्यपूर्वक अपने विचारों को आने देना और फिर अपने विचार वो सामने वाले के सामने रखना है। तो ये है सारे के सारे आपका जो बिजनेस कम्युनिकेशन का 3rd सेमेस्टर का पेपर होने वाला था। मार्केट में सीरीज नहीं मिल रही है, आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है, पढ़ाने के लिए कोई कंटेंट नहीं है, आपको यूनिवर्सिटी चैंपियन पे सब कुछ मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।